नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम यूट्यूब की तरफ से लाइव प्रॉब्लम हमारे चैनल पर चल रही है। मैं लगभग 7-8 दिन से ट्राई कर रही हूँ बट आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। जब तक लाइव प्रॉब्लम ये सही नहीं हो जाती तब तक मैं कोशिश अब ये करेंगे कि आपके लिए वीडियो अपलोड करके भेजा है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में कोशिश करेंगे बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कराने की। ओके, तो आप सभी का जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा आपको क्लास भी देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलना, क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना। क्वेश्चन आपको जो है वो दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो टाइम से मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ते जाएं, हिंदी में मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन है, मैलिग्नेट ट्यूमर्स में कोशिकाएं प्रतिरोध भवन द्वारा तीव्रता से वृद्धि करती हैं और शरीर के अन्य भाग में जाकर नया ट्यूमर बनाती हैं। रोग की यह अवस्था क्या कहलाती है? आपने नाम सुना होगा ट्यूमर का। ट्यूमर क्या है? एक प्रकार का कैंसर। कैंसर जो है वो ट्यूमर से ही स्टार्टिंग होती है। ट्यूमर में क्या होता है, जब एक ट्यूमर मैलिग्नेट ट्यूमर जो होता है उसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इस प्रकार से पूरे शरीर में हमारे पहुंच जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो मेटास्टेसिस कहा जाता है। आप सभी को ये आंसर लगभग पता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम क्वेश्चंस ये पहले भी आपको करा चुकी हूँ। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट डाउन करते हुए चले। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है? तो ये दोनों ही आपके सेल डिवीजन है। कोशिका विभाजन जो है वो दो तरीके से आपका होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, वो भी समान प्रकार की। जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, बट वो एक बार में नहीं होता है, 2 बार में। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ये विभाजन ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलता है तो जब आपके युग्मक बनते हैं, जब आपके गैमीट बनते हैं, चाहे नर में बने चाहे मादा में, पादपों में बने या जंतुओं में, तब आपको ये मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेटास्टेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर राज्य में पूछा जाता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है केवल यूपी क्वेश्चन है, यहाँ हर राज्य प्रत्येक स्टेट से लिए हुए क्वेश्चन है जो बीएससी नर्सिंग में पूछे गए, आपके पैरामेडिकल में, जीएनएम में, एएनएम में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइमों को यह भी कहा जाता है, जो प्रतिबंधन एंजाइम जिसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आणविक मार्कर नहीं कहते, आणविक, इसे वाहक नहीं कहते, वेक्टर नहीं कहते, इसे आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। आणविक कैंची के नाम से इसको जाना जाता है, साथ ही साथ इनको रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक चाकू के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो ये इसका काम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर कट करने का। डीएनए को यदि आपको काटना है तो प्रतिबंधन एंजाइमों को लिया जाता है। वहीं पूछा जाए कि डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आणविक कैंची के नाम से या मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सही जवाब देता है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताना कि स्टार्च जो है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्च को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्टार्च का स्रोत क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर देता है। ठीक है,
क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। माल्टोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है या लैक्टोज है। इधर आपका दिया हुआ है माल्टोज, स्टार्च, सुक्रोज या लैक्टोज। तो आप सभी को पता होना चाहिए डाइसैकेराइड है क्या। ये तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और एक आपका होता है पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड जब एक मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड जब यहाँ पर मिलते हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। ये किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। इनके बीच में जो बंध होता है मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ा होता है तो वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। माल्टोज भी आपका एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज से मिलके बना होता है। स्टार्च ये आपका पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज आपका ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है तो ये भी आपका डाइसैकेराइड है। लैक्टोज ये गैलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है तो ये भी आपका डाइसैकेराइड है। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, बाकी के माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टोज जो आपका है ये डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि निम्न में से डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है, तो स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है, ना कि डाइसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर मॉडिफाइड स्टेम टू स्टोर फूड, निम्नलिखित में से भोजन के भंडारण के लिए परिवर्तित तने का उदाहरण नहीं है। इनमें से आपको बताना होगा कौन सा तने का उदाहरण नहीं है आपका। तो देखिए यहाँ पर अदरक तना है, हल्दी एक तना है, आलू एक प्रकार का तना है, प्याज भी पूछा जाए आपसे, प्याज क्या है तो एक प्रकार का तना है, लहसुन क्या है आपका तो एक प्रकार का ये भी आपका तना है। बाकी का यहाँ देखा जाए शकरकंद, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो जो आपका है वो एक प्रकार का क्या है आपका जड़ होता है। इसका भोजन जो संग्रह होता है, स्टोर होता है फूड, वो जड़ में होता है तो ये आपका तना नहीं है बल्कि क्या है, ये एक प्रकार की जड़ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका और यहाँ पूछा गया है BSc नर्सिंग में। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप साथ एक साथ लिखते जाएं और इनको रिवाइज करते रहें। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट जो 2025 में आपका एग्जाम होगा अब उसमें देखने को मिल सकते हैं। जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 तक, वो सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में कराने की कोशिश करेंगे। अभी करा देंगे, फिर आगे चल के जब आपका पेपर का टाइम होगा तब एक बार फिर मैं आपको करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स, निम्नलिखित में से कौन सी अकड़िकाणु है। एक प्रकार का आपसे अकड़िकामय पूछा गया है। अकड़िकामय अब ये क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि WBC जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। WBC को 2 भागों में यहाँ पर बांटा जाता है। एक आपकी ग्रेन्युलोसाइट होता है और एक आपकी होती है ग्रेन्युलोसाइट। जिनमें कण पाए जाते हैं वो तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें प्रोटीन के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो तो ग्रेन्युलोसाइट होती है, और जिसमें प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते वो अग्रेन्युलोसाइट होती है। अब इसमें से देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो केवल 2 होती है आपकी। कौन कौन सी होती है तो एक आपकी लिम्फोसाइट और एक आपकी होती है मोनोसाइट। बाकी के यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट पूछी जाए तो ये 3 होती हैं, बेसोफिल्स, योसिनोफिल्स और एक आपकी होती है न्यूट्रोफिल्स। ये 3 जो होती है वो ग्रेन्युलोसाइट होती है, बाकी की लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो आपकी अग्रेन्युलोसाइट होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। यहाँ पर WBC कौन सी है जो सबसे ज़्यादा संख्या में होती है तो वो न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमारे शरीर में लगभग 60 से 65% इनका परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा यही होती है आपकी। तो यहाँ राइट आंसर न्यूट्रोफिल्स, ग्रेन्युलोसाइट है, बेसोफिल भी हो जाएगा, ईओसिनोफिल्स भी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेन्युलोसाइट हो जाएगा। जबकि लिम्फोसाइट जो आपका है ये अकड़िकामय है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल विस्तार से समझाने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे छोटी रुधिर कणिका कौन सी है तो वो लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी रुधिर कणिका कौन सी होती है तो वो आपकी मोनोसाइट होती है। कौन होती है, मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है आपको। बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर कराने की कोशिश कर रही हूँ, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से थोड़ा समझाया जाए। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड्स,
पीनियल ग्रंथि का स्रावित हार्मोन कौन सा? पीनियल ग्रंथि होती कहाँ पर हमारे? तो ये पहली बात हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे हार्मोन का स्रावन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो गले में पाई जाती है, तो ये तो होगा नहीं। थाइमोसिन ये आपका जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये थाइमस ग्रंथि से निकलता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो हमारी थोरैक्स कैविटी बच्चगुआ में होती है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट में ADH के नाम से जाना जाता है, या इसे वैसोप्रेसन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ADH हार्मोन या वैसोप्रेसन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हार्मोन जो आपका है वो पीयूष ग्रंथि के पश्च यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से ये हार्मोन आपका जो है वो स्रावित होता है, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, और इसे वैसोप्रेसन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो ADH हार्मोन की कमी से रोग आपका होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो रोग है आपका वो ADH हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा ये भी नहीं है, C नहीं है, D नहीं है। राइट आंसर आपका होगा B ऑप्शन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मेलाटोनिन का कार्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बलिस्ड पार्ट एट द बेस ऑफ द पिस्टिल कॉल्ड? स्त्री केसर के आधार का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिस्टिल क्या होती है। आपने नाम सुना होगा, पुष्प जो होता है हमारा, जो फ्लावर होता है, उसे 4 चक्रों में बांटा जाता है। 4 चक्र कौन सा होता है? तो एक आपने नाम सुना होगा बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज एक आपका होता है। ठीक है, बाह्यदल पुंज एक आपका होता है। दूसरा आपका होता है कौन सा? दल पुंज होता है, जिसे हम कोरोला कहते हैं। एक आपका होता है पोमंग, क्या होता है? पोमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। और एक आपका होता है जायांग, जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। यहाँ पर आपका जो जायांग पार्ट होता है, ये जो गाइनोसियम आपका पार्ट होता है, ये पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है। और इस फीमेल पार्ट जो गाइनोसियम है, इसकी यूनिट जो होती है, ये गाइनोसियम की जो इकाई होती है वो स्त्री केसर होती है। स्त्री केसर कहिए, चाहे इसे पिस्टल कहिए, चाहे आप इसे अंडप के नाम से भी जान सकते हैं। अंडप कहिए चाहे स्त्री केसर। अंडप जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। अंडप जो होता है आपका वो 3 भागों में बटा हुआ होता है इस प्रकार से। सबसे पहला भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, फिर आपका स्टाइल, और नीचे वाला भाग जो होता है इसे कहा जाता है ओवरी। तो यही आपसे पूछा गया था कि स्त्री केसर के आधार इसका यही तो हो जाएगा बेस, आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये आपका ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरी, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पर अंडाशय। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? तो अंडाशय कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और वहीं पूछा जाए यहाँ पर स्टिग्मा क्या है, तो ये भी आपका स्त्री केसर का पार्ट है। स्टाइल भी आपका स्त्री केसर का पार्ट है। प्लेसेंटा क्या होता है? अपरा क्या होता है? मानव में पूछा जाए तो अपरा का कार्य क्या है, और पौधों में पूछा जाए तो अपरा का कार्य क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप मानव में बता देना कि मानव में, मनुष्य में जो फीमेल हैं आपकी मादाएं हैं, उनमें प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए, यदि आप नहीं बता पाएंगे तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द यूट्रस? यानी कहने का अर्थ है आप गर्भाशय के आकार का वर्णन कैसे करेंगे? गर्भाशय का आकार कैसा होता है? राउंड होता है? नहीं। ट्रायंगुलर नहीं होता है? त्रिकोणीय नहीं होता है? गोलाकार नहीं होता है? रेक्टेंगुलर नहीं होता, आयताकार। इसका आकार जो होता है वो उल्टा नाशपाती की तरह होता है। जो गर्भाशय आपका होता है इसे बोम के नाम से भी जाना जाता है। बोम कहिए, जिससे चाहे आप इसे हम बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है गर्भाशय में कितनी भित्तियाँ, गर्भाशय जो है वो कितनी भित्तियों से मिलके बना होता है? तो ये 3 भित्तियों से मिलके बना होता है। 1 2 3। वो 3 हैं कौन कौन सी? तो एक आपकी पेरीमेट्रियम, एक आपकी मायोमेट्रियम, और एक आपकी होती है एंडोमेट्रियम।
गर्भाशय जो होता है वो 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहरी होती है पेरीमेट्रियम, बीच में आपकी मायोमेट्रियम और सबसे लास्ट में जो होती है जिस एंडोमेट्रियम, जहाँ पर आपका इम्ब्रो यानी कि भ्रूण जो होता है वो यहीं पर अंतारोपित यानी कि इम्प्लाइमेंटेशन होता है, यानी कि यहीं पर अंतारोपित होता जाके। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक चक्रधर में जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसमें कौन सी परत का क्षरण होता है, तो उसमें भी आपका एंडोमेट्रियम का ही क्षरण होता है और ये द्रव के रूप लेके ये हमारे विजाइना से बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अब बताइए गर्भाशय कितनी भित्तियों से मिलकर बना है, तो वह 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है। PME क्या होता है? PME, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? तो उल्टा नाशपाती जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि व्हाट आर द प्रोटेक्टिव इनवॉल्व्स इन लोब्स ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड, बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? जो बीजांड आपका होता है वो किससे मिलके यहाँ पर उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, उसके ऊपर जो आपका कवर चढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे न्यूक्लियस नहीं कहते, माइक्रोपाइल नहीं। माइक्रोपाइल का अर्थ होता है बीजांड द्वार, चिलाइजा का अर्थ होता है निभाग। बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है उसे हम निभाग कहते हैं। यहाँ पर उसे इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेग्यूमेंट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अध्यावरण। 2 अध्यावरण से ये घिरा होता है क्या? बीजांड। बीजांड जो होता है उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और यही बीजांड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद ये हमारा बीज में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हम आपको बताते चले जा रहे हैं। यदि आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़ी है तो मैं आगे पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आपको थ्योरी बिल्कुल बेसिक से हाई की तरफ लेने की कोशिश करेंगे। आपको 1 अक्टूबर से कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू और अच्छे से चलाई जाए। अभी तब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश आपको कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा जल परागित पौधे का उदाहरण है? तो गुलाब नहीं है आपका, सूरजमुखी नहीं है, ट्यूलिप नहीं है, बेलिसनेरिया। अब इसमें देखो जल परागित पौधे आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका बेलिसनेरिया हो गया, दूसरा आपका होता है हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है ये भी आपका जल के द्वारा परागित होता है। एक आपका होता है सेरेटोफिलम। सेरेटोफिलम जो आपका होता है ये भी जल परागित पौधा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए वाटर लिली, वाटर लिली जो आपका होता है या वाटर हाइसिंथ, ये इसमें किसके द्वारा परागण आपका होता है? तो भले ही इनके पीछे आगे वाटर शब्द लगा हुआ है, बट इनमें वाटर यानी जल के द्वारा परागण नहीं होता है, इस बात को याद रखें। इनमें जो परागण होता है दोनों पादपों में वो कीट या वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट या वायु यानी इंसेक्ट या एयर के द्वारा इनमें या विंड के द्वारा इनमें परागण होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक आपका स्वपरागण होता है और एक आपका होता है परपरागण। परपरागण, स्वपरागण से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सजाती पुष्पी परागण, जिटेनोगेमी जिसे कहा जाता है। जिटेनोगेमी क्या होता है? इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम किसी दिन विस्तार से आपको पढ़ा देंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गर्भाशय की संरचना द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय की संरचना द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय जो होता है वो अंडाशय नहीं, गर्भाशय मूत्र मार्ग नहीं आपका, फेलोपियन ट्यूब नहीं, फेलोपियन ट्यूब तो ऊपर ही आपकी गर्भाशय से लगी हुई है। यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, तो राइट आंसर जो आपका हुआ वो सर्विक्स होगा। गर्भाशय की संरचना के द्वारा विजाइना में खुलता है तो सर्विक्स के द्वारा आपका खुलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है यहाँ पर, वो भी हम आपको करा देते। क्वेश्चन आता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो वो आपके मादा के फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में भी किस पार्ट में होती है? इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आपका इनफंडिबुलम, एक आपका एम्पुला होता है और एक आपका इस्थमस होता है। इस्थमस जो होता है वो फेलोपियन नलिका का अंतिम पार्ट होता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फेलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो वो आपका इस्थमस कहलाता है। पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन किस भाग में होता है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फेलोपियन नलिका के एम्पुला पार्ट में। एम्पुला पार्ट जिसे
एम्पुला कहिए, चाहे आप इसे तुम्बका के नाम से भी जान सकते हैं। तुम्बका के नाम से भी इसको जाना जाता है। फैलोपियन ट्यूब में आपकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक आपके मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तुरंत जो संरचना बनती है उसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट के बाद आपका एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय के बाद शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बोन एसोसिएटेड विद टंग। जो बोन हमारे, कौन सी बोन है जो जीभ से संबंधित अस्थि का नाम आपसे पूछा गया है? तो जाइगोमेटिक नहीं है आपकी, फ्रंटल ये तो मस्तिष्क से हमारे कपाल से संबंधित ग्रंथियां हैं। टेम्पोरल ये भी हमारे कपाल में पाई जाती है। जाइगोमेटिक जो होती है हमारे गाल से संबंधित है शायद। एक बार चेक करके देखना जाइगोमेटिक कहाँ पर अस्थि है। ये हमारी फ्रंटल और टेम्पोरल तो आपकी कपाल से संबंधित है। कपाल में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है? तो 8 होती हैं। खोपड़ी में पूछी जाए स्कल में कितनी होती हैं? तो हमारे 29 होती है। चेहरे में पूछी जाए तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं हमारे। तो जीभ से संबंधित जो अस्थि होती है वो आपकी हायोइड होती है। कौन सी होती है? हायोइड। जीभ से संबंधित जो हमारी हड्डी होती है वो कौन सी है? हायोइड हड्डी होती है। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए? तो यहाँ पर जो आपके हार्मोन का प्रयोग किया जाता है वो आपका ऑक्सिन और इथाइलिन का किया जाता है। इथाइलिन क्या होता है? तो एक प्रकार का गैसी हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? एक प्रकार का गैसी हार्मोन है जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एकमात्र गैसी हार्मोन है। और ऑक्सिन जो है ये आपका प्राकृतिक हार्मोन है। ये कई प्रकार का होता है। NA है, IAA इंडोल एसिटिक अम्ल है, आपका IBA है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको डिटेल से और बता देते हैं। आगे लिखा हुआ है कि संश्लेषित ऑक्सिन जैसे कि NAA और 2,4-D अनानास में वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ इथाइलिन भी अनानास व अन्य संबंधित पौधों के पुष्पन को प्रेरित करता है। इथाइलिन का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ऑक्सिन में NAA है और साथ ही साथ 2,4-D। इन दोनों का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताना। NAA का फुल फॉर्म क्या होता है और 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है। 2,4-D का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो भी कौन सा? तो डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जितना भी खरपतवार होता है उसे खत्म करने के लिए 2,4-D हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D जो आपका है ये एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन है, जबकि NAA है जो ये आपका नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? द सलाइवा कंटेन्स एंजाइम। लार आप जानते हैं लार कहाँ से निकलती है? तो हमारे मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों से। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां जो आपकी होती है उनसे क्या निकलता है? लार रस निकलता है। और इस लार रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एक आपका एंजाइम होता है टाइलिन नाम का। कौन सा होता है? टाइलिन। और एक आपका होता है लाइसोजाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइलिन क्या करता है हमारे? तो टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन करवाना। सबसे पहले पाचन जो आपका शुरू हो जाता है वो टाइलिन यानी मुख से ही हमारा हो जाता है। टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन करना, जबकि लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है भोजन में जो भी आपका जीवाणु जाते हैं, जो भी कीटाणु जाते हैं, भोजन में हमारे जो भी जीवाणु कीटाणु जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। तो यहाँ पर जो आपका टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है ये एक प्रकार का इमाइलेज एंजाइम भी कह सकते हो। टाइलिन जो है वो इमाइलेज के ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन ए राइट आपका हो जाएगा। वहीं पूछा जाए ट्रिप्सिन आपका कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन नाम का जो हार्मोन वो एंजाइम है आपका ये आपके पेनक्रियाज में पाया जाता है। पेनक्रियाज जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अग्नाशय में हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो अग्नाशय में अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की 3 प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं। क्वेश्चन एक आता है बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन।
और इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक रोग होता है डायबिटीज आपका डायबिटीज मेलाइटिस। अभी पीछे हमने आपको बताया था एडीएच हार्मोन की कमी से एक रोग बताया था डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग होता है डायबिटीज मेलाइटिस, और जबकि एडीएच हार्मोन की कमी से जो आपका रोग होता है वो आपका होता है कौन सा, डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोनों ही हार्मोन के ये जो आंसर है क्वेश्चन के वो याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि मिट्रल वाल्व को यह भी कहा जाता है। मिट्रल वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा ये है हृदय में आपको पता है ये 4 चेम्बर से मिलके बना होता है, 2 भागों में बटा होता है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, यानी आलिंद और निलय। तो जो आपका दायां आलिंद होता है ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो दाईं साइड जो होता है वो त्रिबलनीय कपाट होता है, जिसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो वाल्व होता है वो आपका कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो बाइकस्पिड जो वाल्व होता है इसे ही हम मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। बाइकस्पिड जो वाल्व होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिट्रल वाल्व के नाम से। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बाइकस्पिड। ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हृदय के किस पार्ट में शुद्ध रक्त होता है और किस पार्ट में अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूछा जाए, प्योर इनप्योर रक्त किस में होता है, दाईं साइड या बाईं साइड, लेफ्ट या राइट साइड। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किधर साइड होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन में आपको पूछते जा रही हैं इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर देना है, जिससे पता चलेगा कि आप कितने पढ़ने के लिए एक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि खोजा जाने वाला पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है। यहीं पर आपसे कौन सा पूछा गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूछा गया है। इसका उपयोग अभी हमने आपको पीछे बताया था डीएनए को कट करने के लिए किया जाता है। डीएनए को अंदर से काटना है यदि आपको विशिष्ट स्थान से, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। और पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो आपका है वो कौन सा, हिंद सेकेंड है। जो किससे प्राप्त किया गया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आपको कई बार बता चुके, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और नए हैं वो किताब में आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप बताना हिंद सेकंड जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया था, ओके। वहीं पूछा जाए आपसे कि आपका E-CoR1 किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये ई कोलाई से प्राप्त किया गया है। ई कोलाई नाम का जो जीवाणु है उसे E-CoR1 आपका प्राप्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आपको पता है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1953 ईस्वी में। जबकि यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो बताया था वो एलेक्स जेफरी ने बताया था। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम किसकी परत है, मूत्राशय, प्रजनन नलिका, गर्भाशय या डिंब वाहिनी की। पहले से भी बता चुके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। आज की क्लास यहीं पर रखते, मिलते फिर कल इसी टाइम। और क्लास जो है पूरी देख के जाए, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे उनके आंसर भी बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।